बड़ौदा महाराज अगर अंबेडकर को फेलोशिप नहीं दिए होते हाँ, बिल्कुल। और वो कोलंबिया में नहीं पढ़े होते और लंदन में नहीं पढ़े होते तो हो सकता है बॉम्बे में सूबेदार बने रहते। चमार शब्द से इतनी चुभती क्यों है पहले? ये कभी सोचा है आपने? नहीं। बाबा साहब ने जो लड़ के आपको प्रजा से नागरिक बनाया था, सिटीजन, यस, प्रजा से नागरिक और बनाया फिर था, आपको इम्पोर्टेंट बात। सिटीजन से प्रजा बनाया जा रहा है, सिटीजन टू सब्जेक्ट। सिटीजन टू बाबा साहब ने सब्जेक्ट टू सिटीजन किया, अब सिटीजन टू सब्जेक्ट पुनः। यस। और खास तौर से मैं कह रहा हूँ आरएसएस कभी संविधान मांगा नहीं, कभी नहीं माना। इस देश में जो है किसान परेशान है, मजदूर हाँ। परेशान है, दलित पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। बाबा लोग जो है ना खुलेआम गाली दे रहे हैं, धर्म संसद में गांधी को गाली दे रहे हैं, साध्वी लोग गांधी को गोली मार रहे हैं, यस। सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बेरोजगार बेचारे बेरोजगारी हो रही है, एकदम हैं? हाई पे महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज्यादा है, भारत में कर्ज बढ़ गया है, काफी बड़ा है, बढ़ गया है भारत के ऊपर कर्ज। काफी ज्यादा। बावजूद इसके ये एरोगेंस कहाँ से आ रहा है कि अब की बार 400 पार। यस। अब ईवीएम का क्या चक्कर है? ये पूरा कॉर्पोरेट डिजाइन है। ओके। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, वन हाँ। पार्टी वन लीडर, हाँ। और अभी बाबा ने एक वन गॉड की भी बात कर दी। बिल्कुल, यस। वन गॉड। वन गॉड। हाँ, तो ये कॉर्पोरेट डिजाइन है कि पावर कैप्चर करके अपने हिसाब से पूरा कॉर्पोरेट का काम चले। ये सब 80 में आया था, पहले केरला में एक चुनाव हुआ था, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, और उसके बाद लंबे समय से ये वीवीपैट भी आप पूरा काउंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, मिलान पूरा नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आप ईवीएम तक एक काम करिए, आप पर्ची निकालिए, लोग अपने हाथ से देख ले कि सही है, और तब उसको लगे कि गलत जगह चला गया तो इनवैलिड कर दे, बिल्कुल, तब डाले बैलेट बॉक्स में, उसकी काउंटिंग हो। उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। ईवीएम के लाभ क्या है, पहले ये कोई मुझे कन्विंस करे, तब बैलेट पे बात करेंगे कि ईवीएम हटाने की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं। बैलेट के लिए जैसा आपने कहा था कि काफी उस समय बैलेट पेपर के समय में काफी बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, और जो अभी तो ईवीएम कैप्चरिंग भी हो रही है। कैप्चरिंग का मतलब कागज और मशीन से नहीं है। हाँ, कैप्चरिंग का मतलब माइंडसेट से। बिल्कुल। अगर आपका दिमाग ही खराब है रूलिंग एलिट का, तो कुछ भी टेक्नोलॉजी ला जाओ, हेरा फेरी कर ही लगा। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने विचारक, लेखक, चिंतक और अंबेडकर नामा के संपादक प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल सर है। सर नागपुर में आए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। और सर आपने दिल्ली को हिला के रख दिया है, ऐसा मानो कि देश को हिला के रख दिया है। जो आंदोलन ईवीएम पे हुआ है और एक बहुत बड़ा असर देश पे हुआ है, मेनस्ट्रीम मीडिया ने शायद उसे नहीं दिखाया हो, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ है और देश की गली गली में कोने कोने में चर्चा है। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने का क्यों आप लोगों ने सोचा, और इतने व्यापक स्तर पे उसको कैसे क्या रिस्पॉन्स मिला? पहले तो आपका शुक्रिया, और मुझे लग रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं कि मैं आपका इंटरव्यू लूं कि आवाज़ इंडिया इतना बेहतरीन तरीके से कैसे चला रहे हैं, इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बधाई। और जो दोस्त हमें सुन रहे होंगे, आवाज़ इंडिया देखिए और यूट्यूब पे जाके इनको सब्सक्राइब भी कीजिए। बहरहाल आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और बाबा साहब का ज़माने का जो उनका मीडिया था, वो असली सोशल मीडिया बाबा साहब ने शुरू किया था। सही बात है। ठीक है। और अब आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो वो चवन्नी अठन्नी लोगों से लेते थे, चंदा लेते थे, और उससे उन्होंने पहले मूकनायक, फिर बहिष्कृत भारत, फिर जनता, फिर भूषण प्रिंटिंग प्रेस, तो लोगों के समाज से पैसा लेकर उन्होंने शुरू किया था। कॉर्पोरेट स्पॉन्सर उनको नहीं था। तो सोशल मीडिया के जनक तो बाबा साहब है, ये मैं मानता हूँ। क्या बात है। तो एक नया इन्वेंशन सर ने दिया है। तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है, तो बाबा साहब जैसे जनता से बवाल मचाते थे, उसी तरह समझ लिए सोशल मीडिया की भूमिका है। और जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है या बड़ा मीडिया है, हम लोग उसको इनवाइट भी नहीं करते हैं। अगर आपको आना है तो आइए, नहीं आना है कोई बात नहीं, हम अपना काम चला लेंगे। तो इसलिए बाबा साहब का भी धन्यवाद, और तमाम जो सोशल मीडिया देखते हैं उन सब का धन्यवाद। और नागपुर भी इसी काम के लिए आया हूँ कि ईवीएम पे कुछ चर्चा हो जाए, लोग बोलें। और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि ईवीएम का बहुत शानदार मूवमेंट चल रहा है, इसका मतलब मैसेज फिल्टर डाउन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो सबसे पहली बात है कि ईवीएम के लाभ क्या है, पहले ये कोई मुझे कन्विंस करे, तब बैलेट पे बात करेंगे कि ईवीएम हटाने की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं। बैलेट के लिए जैसा आपने कहा था कि काफी उस समय
बैलेट पेपर के समय में काफी बूथ कैप्चरिंग होती थी, और जो अभी तो ईवीएम कैप्चरिंग भी हो रही है। कैप्चरिंग का मतलब कागज और मशीन से नहीं है, हाँ, कैप्चरिंग का मतलब माइंडसेट से है। माइंडसेट से, बिल्कुल सही अगर बात आपका है। दिमाग ही खराब है रूलिंग एलिट का, तो हाँ, कुछ भी टेक्नोलॉजी ला जाओ हेरा फेरी कर ही लेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, मान लीजिए हम एक फर्ज करते हैं हम्म कि ईवीएम से हमने वोट दिया हम्म और मुझे लगा कि गलत आदमी को वोट दिया है, उसको इनवैलिड करना है, हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फंडामेंटल क्वेश्चन सब ले रहा हूँ आम आदमी के हिसाब से। हम्म लेकिन कागज में अगर मुझे लगा कि मैंने गलत पार्टी को, गलत व्यक्ति को वोट दे दिया है, तो दूसरे पे भी क्रॉस करके उसको इनवैलिड कर सकते कर हैं। सकते, सही बात पहला मेरा क्वेश्चन यहीं पे। है। ओके ओके। जहाँ पर अभी एजुकेशन का सर्वे आया है 2023 का, हम्म 14 से लेकर 18 वर्ष तक के स्टूडेंट बच्चे गांव में, वो तीसरी क्लास का मैथ सॉल्व नहीं कर सकते। यस, हम्म। ये बड़ा बड़ा है। इलिटरेसी इतना ज़्यादा है जहाँ पर, हम्म वहाँ पे ये कहना कि हाई टेक, और वो भी आजकल ब्लैक शीशा लगा दिया गया, पहले तो ट्रांसपेरेंट था, ब्लैक लगा दिया गया है, अब 7 सेकंड ही आप देख सकते हैं। दूसरा, आप अगर आर्गुमेंट कर रहे हैं कि जल्दी होगा, एफिशिएंट होगा और खर्चा कम होगा, तो मेरी राय में ये दोनों आर्गुमेंट गलत है। ओके। कोई टाइम कम नहीं लग रहा है, 7-7 फेज में चुनाव हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहले दिन जो चुनाव हुआ और जो 7वें दिन चुनाव हुआ, हाँ, दोनों के अंतराल में आप गैप देख लीजिए, लगभग 50 दिन की होती है। ठीक है? तो कोई समय कम नहीं लगा। नहीं, तो 50 दिन का गैप है, 50 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हेराफेरी हो सकती है। हो सकता है ना? बिल्कुल। तो ये इस पे हमारी आपत्ति है, ठीक, कि ये तो चुनाव टाइम के जो नहीं बच रहा है। फेजेस जो बनते हैं उस पे आपत्ति है। हाँ, एक फेज में होना चाहिए। एक फेज में होना चाहिए। जब हाईटेक आ गया तो एक फेज में होना चाहिए था ना, तो 7 फेज में क्यों हो रहा है? डिप्लॉयमेंट होना होता है जो। दूसरा, जो खर्चे की बात है, हम्म, कोई खर्चा कम नहीं हो रहा है। हाँ मशीन बनाने में 545 लोकसभा है, हाँ, उसके अंदर विधानसभा जाइए, विधानसभा के अंदर बूथ जाइए, यस, तो इसमें हजारों हजार की संख्या में इंजीनियर लगते होंगे, यस, लाखों लगते होंगे। बिल्कुल। और तो उनको पैसा भी देना पड़ता होगा, हाँ बिल्कुल। तो उसका कोई खर्चा कम नहीं है। फिर फोर्स का डिप्लॉयमेंट हम्म हर जगह, उसका भी खर्चा है, वो भी कम नहीं है। तो खर्चा भी कम नहीं हो रहा ना। नहीं, एक कॉम्परेटिव एनालिसिस करके ये दिखाएं कि पहले खर्चा इतना होता था 1 करोड़, अब 5 ही लाख में चुनाव हो रहा है, तब तो बात समझ में आती है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, अब ईवीएम का क्या चक्कर है? ये पूरा कॉर्पोरेट डिजाइन है। ओके। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, वन हाँ पार्टी वन लीडर, हाँ और अभी बाबा ने एक वन गॉड की भी बात कर दी। हाँ, बिल्कुल, यस। वन गॉड। वन गॉड। हाँ, तो ये कॉर्पोरेट डिजाइन है कि पावर कैप्चर करके अपने हिसाब से पूरा कॉर्पोरेट का काम चले। ये सब 80 में आया था, पहले केरला में एक चुनाव हुआ था, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, और उसके बाद लंबे समय से ये वीवीपैट भी आप पूरा काउंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, मिलान पूरा नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आप ईवीएम, तो एक काम करिए, आप पर्ची निकालिए, लोग अपने हाथ से देख ले कि सही है, और तब उसको लगे कि गलत जगह चला गया तो इनवैलिड कर दे, बिल्कुल। तब डाले बैलेट बॉक्स में, उसकी काउंटिंग हो। उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। वो भी नहीं कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ धरती पे बैठे बैठे चंद्रमा पर चंद्रयान को कंट्रोल कर लेते हैं, मार्स पे पहुँचने की योजना कर रहे हैं, नासा आपसे पहले आपका पूरा तस्वीर निकाल लेता है, तो एक छोटा सा मशीन को हेरा फेरी करने में, है ना, टेम्पर छोड़ दीजिए, हेरा फेरी कुछ भी हो सकता है, प्रोग्रामिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो दुनिया के प्रगत देश है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, हाँ, ब्रिटेन हो, इन्होंने 0% भी एरर नहीं चाहते, इसलिए इन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया, वहाँ पे बैलेट से वोटिंग होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये देश हमसे प्रगत होने के बावजूद भी ईवीएम पे विश्वास नहीं कर रहे? एकदम एग्जैक्टली। भारत में तो कोई इनोवेशन साइंटिफिक हुआ नहीं, नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूरोप अमेरिका से आ रहे हैं। हाँ, जब वहाँ बैलेट पेपर से हो रहा है, तो आपको मशीन पे इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? राइट। तो जो लोग बैलेट पेपर बूथ लूटते थे, वही लोग मशीन भी लूट रहे हैं। लूट रहे हैं, सही बात है। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। हाँ, और इसका पूरा आप फेजेज में देखिए। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बोल रहे थे लास्ट भाषण 25 नवंबर का, तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक रूप से हम लोग एक होंगे, कि एक व्यक्ति एक वोट। अब राजा जो है बैलेट बॉक्स से निकलेगा, अब माँ के पेट से नहीं निकलेगा। पहले एक तो वोट देने की चेतना धीरे धीरे लोगों में आई। मैं इतिहास का छात्र हूँ, इसलिए मैं समझने की कोशिश करता हूँ प्रोसेस,
कि चेतना धीरे धीरे आई, और जब चेतना आई, चाहे वो अंबेडकर की वजह से आई हो, चाहे लोहिया की वजह से आई हो, जगदेव बाबू की वजह से आई हो, पेरियार की वजह से आई हो, कर्पूरी ठाकुर की वजह से आई हो, या कांशीराम की वजह से आई हो, लालू प्रसाद यादव की वजह से आई हो, जिनकी वजह से एक चेतना का जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, देख लीजिए आप, जैसे जैसे जब 80s में जब चेतना बढ़ रही है पूरा, 90s तक आते आते तो फुल फ्लो, तो बहुजनों का, दलित आदिवासी बैकवर्ड्स का चेतना का उभार और ईवीएम का आगमन, दोनों एक साथ हो रहा है, राइट, एक साथ हो रहा है। बट तो राजीव गांधी ने जैसे लाए थे। कोई भी लाए, मैं पार्टी पे नहीं जा रहा हूँ, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, इंटेंशन, बीजेपी तो पहले ईवीएम का विरोध कर रही थी, किताब भी लिखी है, जीएल नरसिम्हा और किताब भी लिखी है, सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस भी दिया था, केस है। तो वो विरोध कर रही थी, तो अब क्यों इतने समर्थन में है? हाँ, यही तो बात है ना। हाँ, राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया, अब कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। हाँ, तो जैसे मंडल और कॉर्पोरेटाइजेशन एक साथ आया, यस, निजीकरण करके आरक्षण खत्म करेंगे, उसी तरह से लोगों को लगा कि दलित आदिवासी बैकवर्ड्स में चेतना आई, अपने वोट से सरकार बना लेंगे, उसके साथ ही आपको ईवीएम की लीला चल रही है। किसी चीज को समझने में एक लंबा वक्त लगता है। सही बात, जो कांग्रेस लेकर आई, वही कांग्रेस अब कह रही है कि फुल वीवीपैट जांच करो, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, काउंट करो, होनी चाहिए, तो अब क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, तो ये दिस इज अ मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और इसमें तो मैं कहता हूँ कि महमूद प्राचा एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इलेक्शन कमीशन खुद स्वीकार कर रही है कि इसमें 2% जो है ना एरर संभव है। तो 2% जहाँ डेमोक्रेसी में एक वोट से सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की गिर गई, कई बार एक वोट से लोग जीतते हारते हैं, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे 2% मतलब 1 लाख में 2000 वोट, 2000 वोट का फेर, और 10 लाख हुआ तो 20,000 वोट। हाँ, अगर ये 2% की बात सही है तो 20,000 वोट तो बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है। अभी तो हम इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र बड़े बड़े हैं, हाँ। हमारे यहाँ पे देख लीजिए, नागपुर का क्षेत्र लगभग यहाँ पे 50 लाख वोटर्स है, तो अब उसका 2% जोड़ लीजिए, हाँ, 1 लाख हो गया वोट। 1 लाख वोट, 1 लाख में तो बहुत कुछ इधर से उधर हो सकता है। बिल्कुल, तो ये पूरा घालमेल है, ये लोकशाही को एक तरह हाईजैक कर लिया गया है। हाँ, नहीं तो आप इस देश में जो है किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दलित पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, बाबा लोग जो है ना खुलेआम गाली दे रहे हैं, धर्म संसद में गांधी को गाली दे रहे हैं, साध्वी लोग गांधी को गोली मार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, बेरोजगार बेचारे, बेरोजगारी हो रही है, एकदम हाई पे, महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज्यादा है, भारत में कर्ज बढ़ गया है, काफी बड़ा है, बढ़ गया है भारत के ऊपर कर्ज। बावजूद इसके ये एरोगेंस कहाँ से आ रहा है कि अब की बार 400 पार? यस, इसका मतलब कोई खेल है ना। हाँ, कोई ना कोई इसलिए हम लोग तो पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग इसका खूब विरोध करें, पुरजोर विरोध करें। और हम लोग अभी नागपुर में भी आए तो इसी जन जागरण के लिए भी आए कि लोग जगह सड़क में आएँ, धरना प्रदर्शन करें, डीएम को मेमोरेंडम दें। और जब ये देखिए, ये कोई आंदोलन हमारा नहीं है, एग्जैक्टली, और न ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का है। ये इनिशिएट किया गया है। जैसे आपको याद होगा रोस्टर का आंदोलन चला था ना 19 में, तो हम लोगों ने दिल्ली से ही शुरू किया था, और क्या कहा था कि ये जो है ना संविधान बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन मत समझना, ये आप सबका आंदोलन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में आए, प्रोफेसर बने, तो आप अपने झंडा बैनर तले जो है इसका विरोध करिए, अपना झंडा बैनर लगाइए, अपनी आइडेंटिटी के साथ आइए, संगठन के नाम पर कर सकते हो, संगठन के नाम पर करिए। ये कोई हमारा एक मोनोलिथिक मूवमेंट नहीं है, दिस इज अ पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन है। जहाँ भी जो सुन रहे हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना झंडा बैनर लगाइए। हम लोग बीच बीच में कॉल देते हैं कि इस तारीख को ज्ञापन देना है, तो जाइए ज्ञापन दीजिए, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने, है ना, कुछ बचने वाला। बात ये भी मैं देख रहा हूँ कि पहली बार इतना एरोगेंस हमने देखा इलेक्शन कमीशन का कि जब विपक्ष के सभी दल जो है चीफ इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग रहे हैं, और 2 महीना हो गया, 2 चिट्ठियां हो गई, लेकिन फिर भी वक्त नहीं दिया जा रहा है। तो किस दिशा में देश जा रहा है? तानाशाही की ओर जा रहा है ना। हाँ, सीधा और सीधा। इलेक्शन कमीशन की क्या दिलचस्पी है, पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और ये भी इंटेंशन से पता लगता है कि जब इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए कमेटी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को न्यूट्रल मान लीजिए, ठीक है, और एक
प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन ये सरकार अध्यादेश लाकर उसको निरस्त कर दी। कर दिया। मतलब प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो किसी भी कंडीशन में तो जीत किसकी होगी सबको पता है। सबको पता है 2-1 से जीत होगी, 2-1 से जीत हर समय होगी। हर समय होगी। या तो वीटो पावर फिर लीडर ऑफ अपोजिशन को दे, हाँ एग्जैक्टली, वीटो पावर दे ना कि भाई आपका कहना जो है वीटो पावर होगा। हाँ हाँ ये होना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो नहीं है। तो जिस दिशा में जा रहा है देश, इसलिए लोग देखिए सारे संस्थाओं का क्षय हुआ है पिछले 10 साल में। देखिए यस, विश्वविद्यालय तबाह किए जा रहे हैं, हाँ, खिलाड़ियों को नारी सशक्तिकरण, नारी वंदन अधिनियम ला रहे हैं, और पहनवाल लड़कियों को पीटा जा रहा है वहाँ संसद के 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे। यस, हैं? तो मोदी साहब तो बोले थे कि हम आएंगे तो जितना टैक्स हेवन है वहाँ से पैसे लाएंगे, काला धन लाएंगे। अभी कल ही मैं वीडियो सुन रहा था, पुराना है, और उसमें से जो लोग ईमानदार हैं, ईमानदार लोग की तो सैलरी ही इनकम टैक्स कट जाता है, तो जो काला धन लाएंगे और उस देश से जो टैक्स हेवन है वहाँ से पैसा लाएंगे, तो 5-10% ऐसे ईमानदार लोगों को हम रिवार्ड में दे देंगे, पुरस्कार देंगे। बोले थे प्रधानमंत्री जी। कहाँ से आया काला धन, किसको मिला रिवार्ड? हम याद दिलवा रहे हैं, हमारे दर्शक दोस्त लोग जो सुन रहे होंगे वो वीडियो जाके तलाशिए। डॉक्टर संग्राम पाटिल कोई यूट्यूबर है, महाराष्ट्र के ही हैं, महाराष्ट्र के, उनके इस पे डला हुआ है, उन्होंने ढूंढ के निकाला कहीं से, उनका शुक्रिया है। मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी उनका वीडियो में देखता रहता हूँ। तो ये चक्कर है भाई साहब। अच्छा, इतना ताम झाम, जहाँ पे कि इलिटरेसी इतनी है, डाइवर्सिटी इतनी है, हम टैक्स से भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, भारत के कई लोग नहीं। अगर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको हम बोले, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो या मोबाइल के इंजीनियर नहीं हो, उनको बोले मोबाइल खोल के पूरा आप उसको रीसेट कर दीजिए, कर देंगे वो? नहीं कर पाएंगे। बोले मर्सिडीज का इंजन, किसी कार का इंजन खोल दो पूरा, आप उसको रीसेट कीजिए, कर देंगे? नहीं पॉसिबल। तो जिसकी बंदरी वही न चावे। हाँ, जो एक्सपर्ट लोग होंगे वो तो वही करेंगे। वो तो करके दिखा देंगे ना। हाँ, हाँ। हाँ? तो वो अब प्रोग्रामिंग से, वो कोई ब्लूटूथ की जरूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग ऐसा किया जा सकता है कि कई इंजीनियर्स ने दिखा दिया, पेगासस है ही। तो ऐसे ज़माने में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना प्रभाव है, काफी प्रभाव है ना, कि किसी, नथिंग इज प्राइवेट नाउ। यस, नथिंग इज प्राइवेट नाउ। हम यहाँ बैठे हुए हैं और मेरा मोबाइल दिखा रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ नागपुर में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? आपकी लोकेशन कहीं भी ट्रेस, लोकेशन कहीं भी ट्रेस कर, हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब कुछ, किससे मिल रहे हैं, सब ट्रेस हो रहा है। सब ट्रेस हो रहा है। तो इसमें अब ईवीएम कैसे इतना विशुद्ध है जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। और मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक वीडियो भी देख रहा था कि एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है ईवीएम को हैक करने में। तो आर्टिफिशियल आगे की डेवलपमेंट है। अभी वो बताओ, इतने बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, इतना हाई लेवल सिक्योरिटी होता है, होता है ना? बिल्कुल होता है। कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हाँ। लेकिन उसका भी इंफॉर्मेशन बेडरूम तक का लोग निकाल लेते हैं। सही बात है। यस, ठीक है। हाई लेवल टॉप सीक्रेट मीटिंग होती है, लेकिन जासूस लोग सबका खबर ले लेता है। तो ये मशीन ऐसा कैसे एकदम सैक्रोसेंट हो गया, पवित्र, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल। भाई मैं चाहता हूँ, मैं वोटर हूँ, जर्मनी में तो एक केस में हट गया वहाँ से। अच्छा, जो कंपनी बना रही वो क्या कर रही है, नहीं कर रही, 19 लाख ईवीएम भी गायब है। हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। और कई जगह मिसमैच है, काफी मिसमैच है डाटा। इलेक्शन पिटीशन पड़ा हुआ है। मैं तो कोर्ट से आग्रह करना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट से, कि इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है, और पत्रकार का आप 12 बजे रात में कोर्ट खोल के सुनवाई कर सकते हैं। हाँ, ये तो यहाँ डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही जिसकी बात कर रहे हैं, उसका ये हाल हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस पे तो तत्काल संज्ञान लेकर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, और डे टू डे करके इमीडिएटली फैसला देना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। नहीं तो किसी को कोई परवाह कर रहा है? नहीं, कोई परवाह नहीं। भाई आप एक बात बताओ, आपको जब इतना प्रचंड बहुमत आ रहा है, कह रहे हैं ना कि प्रचंड बहुमत आ रहा है, और इतना लोग आपको प्यार कर रहे हैं एकदम पूरा, तो आप तो बैलेट पेपर से भी करा के जीत लोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई खौफ नहीं होना चाहिए, आप तो बैलेट से भी जीत लोगे। यस। तो इसमें क्या दिक्कत है? पहले हम लोग बचपन में देखते थे, इलेक्शन होता था, स्कूल के ग्राउंड में पंडाल लगता था, और 2 दिन में रिजल्ट निकल जाता था। यस यस, और एक फेज में इलेक्शन होता, एक फेज में, और रिजल्ट 2 दिन में निकल जाता था। अब ये कौन सा आर्गुमेंट, दलील है? ये देश के लोगों को, आवाम को, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ खेल हो रहा है, लाखों स्कूल बंद हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहा है,
और आपकी वोट की कीमत नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम से ही लोग सरकार बना ले रहा है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाबा साहब ने जो लड़ के आपको प्रजा से नागरिक बनाया था, सिटीजन, यस, प्रजा से नागरिक अब बनाया फिर था, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिटीजन से प्रजा बनाया जा रहा है, सिटीजन टू सब्जेक्ट। बाबा साहब ने सब्जेक्ट टू सिटीजन किया, अब सिटीजन टू सब्जेक्ट पुनः। यस। और ख़ास तौर से मैं कह रहा हूँ, आरएसएस कभी संविधान मांगा नहीं, कभी नहीं माना। तो जब वो संविधान नहीं माना और उनकी सरकार है, यस। बीजेपी उनका पॉलिटिकल बच्चा है, यस। तो ऐसा सारा काम करेंगे जो संविधान के उलट हो। तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल। तो लोगों को समझना पड़ेगा, यस, और नहीं तो इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ? लोग निजीकरण बहुत खुश रहते हैं, आरक्षण खत्म हो गया। तो हमने, हमारे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं कॉलेज में, तो हमने कहा वो तो सब उसमें ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग भी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमने पूछा कि अगर ये सरकारी नौकरी रहता तो अभी 15,000 पे जो ड्यूटी कर रहे हो तो 60,000 मिलता ना। बिल्कुल सही बात है, और कई सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। हैं? मेडिकल मिलता, लीव मिलता, पीएफ कटता। यस, यस। अब तो 15,000 में 12 घंटा काम करो, मजे लो, आरक्षण खत्म हो गया तो तेरे लिए भी तो खत्म हो गया। बिल्कुल। हैं? इसके बहुत उसके इम्प्लीकेशन जैसे 50% तो मान लो ओपन ही है वो, हाँ, ओपन ही है। तो सब हो जाएगा तो उनका भी प्राइवेटाइज होगा ना फिर। यस, उनका भी होगा, दिक्कत उन्हें भी होगी। तो ये सिर्फ दलित की समस्या, ट्राइबल की समस्या थोड़ी है, पूरे देश की आवाम की समस्या है। देश की समस्या है, सही बात है। इसीलिए हम लोग ईवीएम का लगातार विरोध कर रहे हैं, और इसके लिए देशव्यापी आंदोलन, कोई पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग बात भी कर रहे हैं कि भाई ईवीएम में आप समर्थन में नहीं है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं तो हम लोग का समर्थन कीजिए। और आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए, है ना, अपने लोगों को कहिए कि इसके खिलाफ आंदोलन करें, इसके खिलाफ मेमोरेंडम दे। और अब तो ग्लोबल वर्ल्ड है, यहाँ की खबर मैं तो यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, अमेरिका में भी लोग सुन लेता है। यस, 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 बिल्कुल, है ना, ग्लोबल विलेज बन गया है देश अभी, जी। पूरा दुनिया। जी, अभी हमने ईवीएम पे बात की, आपने पूरी तरह से लोगों को कन्विंस भी किया कि ईवीएम से किस तरह से हमारे वोट को लूटा जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट सवाल देश में जो हो रहा है कि एक माइंडसेट बदलने की भी बात हो रही है देश के लोगों का माइंड, क्योंकि धर्म को आंखों की गोली भी कहा गया है, और जिस तरह से धर्म का नशा छाया हुआ है पूरे देश में। और एक शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी, तो वो उन्होंने चमारों के खिलाफ कुछ कहा, मरे मुलायम कांशी राम, इस तरह की भी बातें कही। क्यों इस तरह की हिम्मत आती है लोगों में कि हमारे नायकों के खिलाफ इस तरह की बातें होती है, या किसी जाति विशेष के खिलाफ इस तरह की बातें की जा रही है? उसका कारण है ना कि उसका पार्टी सरकार में है, और भी पता है कि उन्हें उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कोई एक्शन नहीं होगा। हाँ, आप दिल्ली में बैठ के नूपुर शर्मा बोल रही है कुछ भी, हाँ, बिल्कुल, अनुराग ठाकुर कुछ भी बोल रहा है, कह रहा है। धर्म संसद लग रहे हैं, हाँ, उसमें गांधी को गालियां दी जा रही है, हाँ, एक साध्वी गांधी को गोली मार रही है। हाँ, तो गोडसे वाले सरकार में है, तो उनसे यस। ये अपेक्षा करना, जो गोडसे के समर्थक अगर सरकार चला रहे हो, उनसे ये अपेक्षा करना कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो उसी तरीके से जैसे कबूतर रेत में अपनी आंख छुपा ले और सोचे बिल्ली नहीं खाएगी। मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या होना है। यस। आपने बाबा का नाम लिया कि जो वो राम को नहीं जपता वो चमार है, तो चमार कम्युनिटी नहीं बोल रहे हैं वो, पहले समझने की कोशिश कीजिए। इट इज़ अ वेल प्लान्ड थॉट, राइट, वेल प्लान्ड थॉट, एग्जैक्टली। वो चमार का मतलब जाति से नहीं समझिए आप। ये इलेक्शन के पहले पूरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे समझिए। अब आइए, मैंने पहले कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो बाबा कह रहे हैं कि राम को जो नहीं जपता वो चमार है। तो सबसे पहले, और मैं अपने संदर्भ से भी जोड़ूंगा अभी, तो सबसे पहले 33 करोड़ देवता कौन बोला? हम तो नहीं बोले, नहीं, वही बोल रहे हैं। तो उसमें से 32 करोड़ 99 लाख 99,999 देवता कौन है? हैं? भाई, यहाँ पे कृष्ण को मानने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं हिंदू धर्म में जो शिव को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, काली को मानते हैं। तो उनके बारे में बाबा क्या बोलेंगे? समझ रहे हैं? उनके बारे में क्या, उनका अपमान नहीं है? उनकी भावना आहत नहीं हुई कि जो राम को नहीं, बताओ, राम को नहीं भज के अगर कृष्ण को भज रहा है, मान लीजिए, या काली को पूज रहा है, या शिव को पूज रहा है, तो उसके बारे में बाबा क्या बोलेंगे? उनकी भावना आहत नहीं हुई। लेकिन मीडिया इस पर खामोश है, प्रशासन खामोश है। हमने कोई स्टेटमेंट दिया 2022 में, और चाहे वो सरकाज़्म हो, चाहे हिंदू धर्म में ही पूरे अपने आप में ही गाली गलौज, मजाक, मारपीट सब है। वो धर्मशास्त्र उठा के पढ़ लीजिए, सब कुछ दिख जाएगा।
तो 7 दिनों तक ये भोंपू मीडिया हल्ला करती रही, पूरे बड़े बड़े चैनल पे 1-1 घंटे के डिबेट चल रहा था, रतनलाल को गिरफ्तार करो, रतनलाल ने भावना हत्या कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कर रहा था। अब कहाँ है, सिर्फ राम का नाम लेके बाकी देवी देवता के बारे में क्या विचार है, तो अब उनकी भावना ना आहत नहीं हुई। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू इसका ये है कि वो बाबा टेस्ट कर रहा है। हाँ। तो इसमें तो सारे जो बहुजन कहते हैं, सबको अपना डीपी लगा लेना चाहिए, मैं भी चमार। बिल्कुल। समझ रहे हैं? वो चमार सिर्फ जातू को नहीं कर रहा है, वो महार को भी कर रहा है, मांग को भी कर रहा है, वो यादव को भी कर रहा है, बैकवर्ड को भी कर रहा है, सबको कर रहा है। टेस्ट कर रहा है कि भाई जो नहीं मानता, जो कह, अब लोग ये भी समझते हैं, बहुजन नारा देते हैं, लेकिन कहते हैं मैं चमार नहीं हूँ, मैं चमार नहीं हूँ। अरे पागल, वो चमार जाति को थोड़ी कर रहा है, वो तो पूरे जमात को टेस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। तो सारे लोग पहले बैकवर्ड लोग लगा लेता, मैं भी चमार, मैं भी चमार। डीपी 5 करोड़ डीपी लग जाता, अपने आप पता लग जाता बहुजन यूनिटी कितनी है। सही बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है ना, कि वो जाति को नहीं कर रहा है। सबसे पहले बाबा से हम ये पूछना चाहेंगे, अगर जाति के संदर्भ में बोल रहे हैं तो पहले बताइए ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? चर्मण शब्द का इस्तेमाल है कि नहीं? अगर है तो किस संदर्भ में है, इसकी व्याख्या करें। दूसरा, बाबा का जन्म अगर अस्पताल में हुआ हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने डेट ऑफ बर्थ पढ़ा 1950 के जन्मे हैं वो। तो अगर अस्पताल में नहीं हुआ तब उनके माँ के पेट से उनको निकाला कौन? दाई निकाली होगी। दाई कौन होती है? हमारी कम्युनिटी से होती है। अरे महार चमार यही लोग ना दाई होते हैं, और कौन होते हैं? वही होते हैं। उसको एक जेनरिक टर्म चमार, चमाइन नाम दे दिया गया है, लेकिन वही होते हैं, हमारे दलित समुदाय के ही लोग होते हैं, वही पेट से निकालते हैं ना, तो उस समय छूत नहीं लगता है। बिल्कुल सही, सटीक सवाल आपने किया। दूसरी बात है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब वो पैदा हुए तो माँ को दूध हो रहा था कि नहीं हो रहा था। और कई बार ये भी देखने में आता है कि जो बच्चा पैदा करती है, निकालती है, अगर माँ को दूध नहीं हो रहा है तो वही पहला फीड कराती है। बिल्कुल, ये बाबा को पता करना चाहिए, पूछना चाहिए सवाल। यस, हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। अब आइए एक तीसरे एस्पेक्ट पे ले चलता हूँ। मैं इतिहास का छात्र हूँ, कुरेद के न सवाल करूंगा, भले आपकी भावना आ तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। वो ठेका हमने नहीं लिया है, वो ठेका हमने नहीं लिया। पहले ये बताओ कि चमारों से इतनी चुभती क्यों है? बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। महार, चमार, मांग, ये सब एक ही जेनेटिक एक प्रोफेशन के लोग हैं, जानबूझ के सब बांटे हुए हैं, सब यादव अहिर दूध का काम कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। तो चमार शब्द से इतनी चुभती क्यों है, पहले ये कभी सोचा है आपने? देखिए, महार एक रीजन में ज़्यादा है, नहीं महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में थोड़ा मिलेगा, या मध्य प्रदेश के थोड़ा सा एरिया में मिलेगा, लेकिन चमार अखिल भारतीय लेवल पे है ना, अखिल भारतीय लेवल पे है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरा। और संख्या मुझे लगता है ज़्यादा है दलितों में, ये सबसे। बाकी रीजन्स में अलग अलग जातियां हैं ना, किसी रीजन में पासवान ज़्यादा होगा, किसी रीजन में कोई और ज़्यादा होगा, लेकिन चमार नेशनल लेवल पे है ना पूरा। और दार्शनिक रूप से और पॉलिटिकली भी इनको सबसे ज़्यादा चुनौती इसी समुदाय से मिली। बिल्कुल सही बात है। रविदास को कंधा पे बैठा के घूमे तो भूले नहीं है। समझ रहे हैं? और अभी के संदर्भ में देखें तो इस समुदाय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू मैनेज कर लेते हो, वो अलग बात है, ये अलग बात है। लेकिन एज ए कम्युनिटी कॉन्शसनेस के लेवल पे जाएंगे, कम्युनिटी कॉन्शसनेस के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो कम्युनिटी कॉन्शसनेस में तो ये तो सबसे ज़्यादा आरएसएस बीजेपी के विरोध में है। ये लेंगे ना, ओवरऑल एक सैटेलाइट व्यू लेंगे तो, क्योंकि संख्या भी ज़्यादा है, पैन इंडियन प्रेजेंस है, तो इसीलिए चुभती है। अब इसकी व्याख्या भी स्पष्ट हो गई कि चमारों से चुभती क्यों है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर चमार को इसको बोले, अगर ये बोले एक महार बोले, तो हम सब पहले डीपी लगा दें कि मैं भी महार। कोई मांग बोले तो सब लोग डीपी लगाओ मैं भी मांग।
कोई ढोर बोले तो बोला मैं भी ढोर, तब इनको हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। ये तो अभी हमारे समाज में उतनी अभी जागरूकता नहीं है यस, कि वो समझ रहा है कि सिर्फ एक ही उसको गाली एक ही दे रहा कम्युनिटी को दिया है, अरे वो समझ सबको गाली दे रहा सबको है। दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, हर बहुजन की हर जाति को दे रहा है। यस। समझ रहे हैं? तो इसलिए एज ए एक्टिविस्ट, एज एकेडमिशियन हमारा काम है। देखिए, मेरा जन्म एक जाति में हुआ होगा, मानूं चाहे नहीं मानूं है, तो लेकिन है, लोग सच्चाई मानेंगे है। किस जाति हाँ, के हैं, यस यस। ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली अपने आप को डिकास्ट कर चुका हूँ, हाँ, यस, ये बात सही है। है ना? लेकिन तब भी लोग मानेंगे मेरी एक जाति वो है। तो है। तो इन संदर्भों को समझना, अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा पूरा, मान लीजिए पॉलिटिकल आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो अठावले साहब का भी होगा, हाँ, सबका होगा, है ना, सबका होगा। चिराग का भी होगा, हाँ, बिल्कुल। बसपा का भी होगा। यस। नौकरियों से आरक्षण खत्म हो रही तो सिर्फ चमारों का खत्म हो रहा है, नहीं, सभी का हो रहा है। सभी का हो रहा है ओबीसी ना, का भी हो रहा है, ओबीसी का भी हो रहा ट्राइबल का है। भी हो रहा है। तो ये राज सत्ता और बाबाओं का की जो लीला है, पेंच समझिए, राइट। उस लीला को पर्दाफाश करना हमारा काम है। यस। इसलिए अब कोई भी ऐसा बोले, कभी बोले कि अहिर पे अगर कुछ बोल दे कोई, हाँ, कहा तो सब लोग लिखो मैं भी अहिर। मैं भी यही। पासवान पे कोई बोल दो तो बोलो मैं भी पासवान। यस 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 भंगी को कोई अपमानित करे बोलो मैं भी भंगी। यस। बाबा साहब बोले थे ना कि हम एक पुणे के हॉस्टल में झगड़ा हो गया था उस समय बच्चों में, कि मैं उसके हाथ का बना नहीं खाऊंगा, उसके बाद नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारे हिंदू व्यवस्था में सबसे नीचे भंगी को माना गया, मैं भंगी को कुक बनाता हूँ, सब लोग खाओ उसके हाथ से। यस। तो अगर भंगी को समुदाय को कोई बोले तो उसमें सब लगाओ डीपी कि मैं भी भंगी, बिल्कुल बिल्कुल। तब हमारी बहुजन एकता प्रदर्शित होगी, सिर्फ पॉलिटिकल जार्गन में नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल सोशलिटी होना सोशल जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। चाहिए। अब यहाँ महाराष्ट्र में हम आए हैं तो यहाँ पे महार चमार मांग का लड़ाई बहुत पुराना है, चांभार ये सब पुराना है। अब यही सब लड़ते रहो कि बड़ा शत्रु दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, यस। बड़े शत्रु की तरफ देखना चाहिए हमने, बड़े शत्रु की तरफ देखो ना, आपस में कि जो आपका सब लूट रहा है, वोट लूट रहा है, आपका पैसा लूट रहा है, आपका मान सम्मान सब लूट रहा शिक्षा है, लूट रहा है, शिक्षा लूट रहा है, रोजगार लूट रहा है, और 5 किलो राशन दे रहा है। हाँ 5 किलो राशन दे रहा है, हाँ 5 किलो राशन पर विश्व गुरु बनेंगे। यस, 80 करोड़ जनता है। चलिए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा हुई दोनों विषय पे हमारी। एक अंतिम सवाल मैं, क्योंकि जिस तरह से एक देश की तस्वीर बन रही है, जिस तरह से हमने चर्चा की कि धर्म का एक आवरण है, तो एक गठबंधन बन रहा है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो लगभग 37% वोट लेके बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीतते हैं। नहीं 14 में तो 32% ही था, 32% था, 19 में शायद 37 था। हाँ नहीं वो तो ईवीएम का मसला है ही, ईवीएम का मसला है ही, लेकिन फिर भी यूनिटी की, जैसे कि आपने बात कही कि पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होनी चाहिए, सोशल यूनिटी होनी चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो एक गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन, तो उसमें जो हमारे दल हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे वंचित बहुजन आघाड़ी हो, तो इनका क्या रोल होना चाहिए, क्या वो इसमें होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और देश की तस्वीर कैसे बननी चाहिए? नहीं सवाल ये है कि जो अभी मुल्क संकट के दौर से गुजर रहा है, हाँ, और आप ऐसे देखिए आरजेडी का या बीएसपी का जो उभार था एंटी कांग्रेसिज्म मूवमेंट पे ही था ना, बिल्कुल उसी पे लोक दल का सबका, हाँ, या वामपंथियों की लड़ाई तो सीधा और सीधा जो है ना कांग्रेस से ही रही। कांग्रेस से ही रही है, सारे बाबा साहब की लड़ाई सीधा और सीधा कांग्रेस से ही रही। तब जनसंघ आरएसएस इतने प्रभावी नहीं नहीं थे ना, तो सीधा कांग्रेस थी उस समय। था। लेकिन उसी कांग्रेस में उनको राज्यसभा में लाया गया, उसी कांग्रेस में वो ज्वाइन किए जाकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, राइट, मिनिस्टर भी बने। हाँ, क्यों बने? बाबा साहब ने जितनी लड़ाई कांग्रेस के साथ लड़ी, भारत के इतिहास में किसी ने नहीं लड़ा नहीं होगा। लड़ी है, यस, लिख कर भी और राजनीति करके भी, ठीक, बिल्कुल, हाँ, उतना कोई, लेकिन तब भी वो कांग्रेस के साथ गए, हाँ, ठीक, क्योंकि एक भारत को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन बनाना था, मॉडर्न नेशन। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और उन्होंने जितने रिकमेंडेशन दिए उनको अमूमन संविधान सभा ने ना माना, बिल्कुल माना है, ठीक है। बाबा साहब को लगा था कि वो संविधान सभा में नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, स्टेट एंड माइनॉरिटी, और जवाहरलाल नेहरू को दिया था।
आप अगर उसको गौर से पढ़ेंगे और जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसीज़ और इंदिरा गांधी की पॉलिसीज़ को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उनके पूरे पॉलिसीज़ पर स्टेट एंड माइनॉरिटी का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। उसमें से आइडिया लेके काम हुआ, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंक, यस, पीएसयूज़, पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा करना, डैम्स बनने, ये तो यस, तमाम। यस, यस, तो बाबा साहब का आइडिया सब था। यस, कांग्रेस के साथ गए ना। हाँ, राजनीति कभी वाइप नहीं होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है, उसमें ग्रे ज़ोन भी होता है। एग्जैक्टली, यस, ठीक है। और हर समय राजनीति में एक कहावत है कि छोटे शत्रु से दोस्ती कर लेना चाहिए। हम्म, जब बड़ा शत्रु सामने खड़ा हो ये तो बिल्कुल तो छोटे शत्रु से स्पष्ट मिल है, जाना ये चाहिए। तो- अभी देश, संविधान, मुल्क संकट में है। यस, अभी सीधा और सीधा लड़ाई जो है हम्म, वो है एनडीए बनाम इंडिया। हम्म, विचारधारा कोई की लड़ाई ऑप्शन है, नहीं, तीसरे ऑप्शन की कोई मोर्चा नहीं, कोई मोर्चा कोई नहीं, मतलब नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तीसरे ऑप्शन का मतलब नहीं है। तो जो लोग इससे अलग लड़ना चाह रहे होंगे और प्रधानमंत्री बनना भी चाह रहे होंगे, तो वो तो आश्वस्त होंगे ना कि 272 सीट वही जीतेंगे, या मान लो 50 सीट जीतेंगे। अरे कुछ तो होगा कैलकुलेशन। कुछ तो होना चाहिए और पास भी देखना चाहिए कि अपने पास में हमने कितने। भाई आप पार्टी का नाम आप लिए, मैं नहीं जानता। हम खाली एक सिंपल सवाल हम पूछते हैं कि उनका कोई कैलकुलेशन होगा कि हम 50 सीट जीतेंगे या 40 जीतेंगे या 75 जीतेंगे। अगर उस कैलकुलेशन पे अगर सही है तो उनको जरूर लड़ना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो इसका मतलब है आप गाहे बेगाहे, है ना, पीछे बैकडोर एंट्री से आरएसएस बीजेपी को मदद कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, सही बात है, और इलेक्शन के जब रिजल्ट आएगा इसका एनालिसिस उस समय मैं कर दूंगा। ठीक कह रहा हूँ जी। बिल्कुल सही कहा हैं? आपने, यस, अगर आप प्रधानमंत्री या चाहे मुख्यमंत्री चाहे महाराष्ट्र में बनना हो तो आपका कैलकुलेशन होगा ना कि हम इतनी सीट जीतेंगे। और नहीं तो ये भी है कि आप एक सीट वाला भी बन सकता है प्रधानमंत्री। हाँ, वो तो है, मधु कोड़ा या सीएम बना था ना हाँ, झारखंड में, बिल्कुल बिल्कुल बना था, तो हो सकता है एक सीट भी ला के प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ, और सब लोग जाके आरती उरती लेके चरण पूछ के लाएं कि आइए प्रधानमंत्री बनिए। रोजगार शिक्षा के सवाल पे तो हम नहीं देखे किसी दलित नेता को भारत बंद कॉल देते हुए सड़क पे उतरते हुए। दलितों पे, आदिवासियों पे एट्रोसिटीज हो रही है, उस पर तो नहीं देखा कोई आंदोलन करते हुए। हाँ, आंदोलन तो बिल्कुल बंद है, बंद है ना। हाँ, कहीं काशीराम तो बहुत आंदोलन करते थे ना वो। हाँ, यस, उनका जन्म ही आंदोलन से हुआ, हैं? निजीकरण के खिलाफ तो किसी नेता को बोलते देखे नहीं, जबकि बोलना तो दूर, वो निजीकरण के साथ में खड़े हैं। साथ में खड़े हैं, यस, तो दलित समाज को तय करना है ना यस, कि जो मिडिल क्लास 40-50 साल में बना यस, वो तो धीरे धीरे आरएसएस बीजेपी खत्म कर रही है। हाँ, बोलिए आपका भाई अमन साहब का कोट ठीक नहीं लगा, क्यों कोट पहने, इनको लगाओ धोती वोती पहनाओ। यस, यही उसके जहन में है ना, मध्ययुगीन लेके जाओ वापस उनको, वापस लेके जाओ। वापस लेके जाओ, इस पे तो नेताओं की आवाज नहीं निकल रही। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो हम लोग तो जो सवाल उठाते हैं, मान लो कि हम लोग लीडर से मिलते हैं, राहुल गांधी से मिले, हमको मौका मिलेगा प्रकाश जी से मिलने का, उनसे भी मिलूंगा, बहन जी से मौका मिलेगा, हम तो अपना पॉइंट्स लिख के लेके जाते हैं। हाँ, एजेंडा लिख के देते हैं, हाँ। और इस लोकसभा चुनाव में अगर मिला मैं अभी तो सिर्फ एक ही एजेंडा दूंगा, एक, ओके, हाँ, कि जितने SC ST OBC के बच्चे विदेश में जिनको एडमिशन मिलेगा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में, राइट, तो सबको हम फेलोशिप देंगे। ये घोषणा पत्र में डालिए। ओके, हम 50 मांग लेके नहीं जाते, हम एक मांग लेके जाते। मांगा जितने भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट सब बात कही कि नो बैरियर, नो बैरियर, हाँ। 2000 बच्चे भी हो तो कितना खर्चा आएगा, ज्यादा खर्चा नहीं आता है, सरकार के बजट के अनुरूप और बहुत दूसरा, खर्च करते हैं, हाँ, राहुल गांधी अभी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं ना, पिछले साल भी कर चुके हैं। तो चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं में वर्ल्ड क्लास के 4 यूनिवर्सिटी कम से कम खोलेंगे। इतने ही डिमांड लेके जाऊंगा मैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा हैं? बाकी और लोग हैं, बाकी हंगामा करेंगे, मेरे तरफ से एक डिमांड है। राइट, मेरी मुलाकात आज न कल होगी तो अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं यही बोलूंगा कि मुझे अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया। नहीं, बिल्कुल, जो भी है सोसाइटी के लिए, देश के लिए, yes, कि आप ये इंश्योर करें, हाँ, 10% चूंकि अब सुदामा रिजर्वेशन भी है, हाँ, 10% उनको भी दे दीजिए अब। हाँ, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे जो है जितने विदेश में क्वालिफाई करेंगे, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, जहाँ भी, लंदन, ठीक है, जितने दुनिया की किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में, या तो आप दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी का लिस्ट बना लो कि इसमें जिस जिसको मिलेगा हम सबको देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, टॉप 100 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसमें जो भी SC ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चे जो
एडमिशन लेंगे, सबको हम फुल फेलोशिप देंगे, नो इनकम बार, नथिंग डूइंग। नथिंग, यस, यस। ठीक रहेगा जी? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। अब पता नहीं हमारे समाज के लोगों को ये बात कितनी समझ में आएगी, मैं नहीं जानता। शिक्षा से ही हम आगे बढ़े हैं। लेकिन ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि बड़ौदा महाराज अगर अम्बेडकर को फेलोशिप नहीं दिए होते हाँ, बिल्कुल। और वो कोलंबिया में नहीं पढ़े होते और लंदन में नहीं पढ़े होते, तो हो सकता है बॉम्बे में सूबेदार बने रहते। हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया अमन साहब, थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रतनलाल साहब कि आप हमारे बीच में आए और ईवीएम के मुद्दे पे हो या रामभद्राचार्य के मुद्दे पे हो या इंडिया गठबंधन के संदर्भ में हो, आपने बेबाकी से अपनी बातें रखी और झकझोर करके रख दिया। मुझे लगता है कि जो दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उनके दिमाग के ताले ज़रूर खुलेंगे। धन्यवाद सर। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।